दोस्तों कैसे हो। आपका केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन। दोस्तों मैं आपको याद होगा, मैं आपको कोलाइडी विलयन के गुण पढ़ा रहा था। तो लास्ट क्लास में हमने कोलाइडी विलयन के गुण पढ़े थे। अब हम लास्ट में इस चैप्टर के एंडिंग में हैं और हम छोटे मोटे कुछ टॉपिक देखते हैं। तो सबसे पहले एक बात पढ़ते हैं हम रक्षक कोलाइड के बारे में। तो आज पढ़ते हैं रक्षक कोलाइड। पहले इसको समझोगे फिर एक बार में लिखोगे कि रक्षक कोलाइड क्या होता है। दोस्तों इधर ध्यान दो और इधर समझो। देखो आपको पता होगा, मैंने एक बार कोलाइडी विलयन दो प्रकार के बताए थे, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण के आधार पर। मैंने दोस्तों कोलाइडी विलयन दो प्रकार के बताए थे। एक बताया था द्रव स्नेही और एक द्रव विरोधी। मैं बात कर रहा हूं द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन की। मान लो ये बर्तन है और इस बर्तन में ये कोलाइडी विलयन भरा हुआ है और ये कोलाइडी विलयन द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है। बात को ढंग से समझ लेना, कैसा कोलाइडी विलयन है, द्रव विरोधी। और दोस्तों मैंने कहा था आपसे कि जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है वो बहुत कम स्थायी होता है या कम स्थायी होता है। कारण क्योंकि जो इसमें द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है तो इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण नहीं होता, और आकर्षण नहीं होता तो ये कोलाइडी विलयन द्रव विरोधी कम स्थायी होता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में कुछ मात्रा में द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन मिला दूं, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है, ये है ना, ये द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है। यदि हम इसमें द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन डालते हैं तो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो कोलाइडी कण हैं वो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों के चारों ओर एक रक्षक परत बना लेते हैं। दोबारा सुनो, अगर मैं द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन मिलाता हूं तो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कणों के चारों ओर द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कण एक रक्षक परत का निर्माण कर लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं। अब क्या होगा, जब रक्षक परत बन जाएगी तो अब जो है ये एक तरह से इसमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं वो बदल गए हैं। अंदर मैटर कुछ है, बाहर मैटर कुछ है। मतलब अब कोलाइडी कण ऐसे बन चुके हैं जो परिक्षेपण माध्यम के कणों के साथ आकर्षण रखते हैं। तो ये एक तरह से जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन था, द्रव स्नेही, थोड़ा सा जैसे ही मैंने द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन मिलाया तो ये एक तरह से द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। अब यह अधिक स्थायी हो जाएगा, इसका स्कंदन आसानी से नहीं होगा। दोबारा सुन लो, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है, क्लियर। द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में आपको पता ही है परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण नहीं होता है, इसलिए कम स्थायी होता है। मैंने क्या किया, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन मिलाया तो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कणों के चारों ओर द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन के कण रक्षक परत बना लेते हैं, जिससे इस कोलाइडी विलयन का स्थायित्व बढ़ जाता है। यह अब आसानी से स्कंदित नहीं होता। कौन सा आसानी से स्कंदित नहीं होता? द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। क्लियर। अब मेरी बात को आगे सुनो। अब इसका स्कंदन आसानी, तो यहां पर जो ये द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है इसको बोलेंगे रक्षक कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन यहाँ क्या कर रहा है, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन जो है इसके स्थायित्व को बढ़ा रहा है। द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन के स्थायित्व को, मतलब इसके स्कंदन को आसानी से नहीं होने देगा। तो ये किसकी भूमिका में निभा रहा है यहाँ पर? रक्षक कोलाइड की। समझ रहे हो? तो यहाँ पर द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन जो है वो कहलाएगा रक्षक कोलाइड। तो हम ये सब बातें अब लिख सकते हैं। चलो लिखते हैं इसी बातों को, अगर हम समझ चुके हैं तो। रक्षक कोलाइड, ठीक है।
हम लिखेंगे द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। कौन से कोलाइडी विलयन? द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बहुत कम स्थायी होते हैं। मतलब इनका स्कंदन कैसे हो जाता है? आसानी से। ठीक है, आगे लिखते हैं, यदि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में, कौन सा कोलाइडी विलयन मिलाएं? द्रव स्नेही। यदि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन मिलाया जाए द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन मिलाया जाए तो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कण, कौन से विलयन के कोलाइडी कण? द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कण कौमा द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कणों के चारों ओर क्या बना लेते हैं? रक्षक परत। कोलाइडी कणों के चारों ओर रक्षक परत बना लेते हैं। तो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण हैं वो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों के चारों ओर रक्षक परत बना लेते हैं, जिससे अब द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का स्कंदन आसानी से नहीं होता है, क्योंकि वो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की तरह व्यवहार करने लग जाता है ना, जिससे अब द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का स्कंदन आसानी से नहीं होता है। विलयन का स्कंदन आसानी से नहीं होता है, आसानी से नहीं होता है। ठीक है, और आगे लिखते हैं, यह द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है? रक्षक कोलाइड। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, आप समझा सकते हो इसी तरह से, यह द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन रक्षक कोलाइड कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि रक्षक कोलाइड क्या है। सिंपल भाषा में कहूं तो रक्षक कोलाइड द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कणों के चारों ओर रक्षक परत बनाता है। क्लियर? तो क्लियर है तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो? कहने का। पॉज करो वीडियो को और इसे नोट करो फटाफट, जिससे हम आगे पढ़ें। कर लिया नोट? अब मेरी बात आगे सुनो। यहां तक लिख लिया? तो अपन ने रक्षक कोलाइड पढ़ चुके हैं, है ना। अब एक महत्वपूर्ण परिभाषा और पढ़ेंगे जो रक्षक कोलाइड से ही संबंधित है।
इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर, तो हमारा टॉपिक है स्वर्ण संख्या। इंपॉर्टेंट, ये एक डेफिनेशन है, पेपर में आपसे पूछी जा सकती है, आने के चांस हैं। स्वर्ण संख्या क्या होती है, गोल्ड नंबर क्या होती है, समझो और इधर देखो, ध्यान सामने देखो कि भाई दोस्तों स्वर्ण संख्या क्या है। देखो आपके सामने ये एक सोने का कोलाइडी बिलियन है। किसका कोलाइडी बिलियन है? सोने का। इसको मैं AU का सॉल कह सकता हूं। सोने का कोलाइडी बिलियन जो होता है वो ठोस द्रव कोलाइडी बिलियन होता है। मतलब इस कोलाइडी बिलियन में परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस सोना व परिक्षेपण माध्यम जल है। और ऐसे कोलाइडी बिलियन को हम सॉल कहते हैं। ये एक वर्गीकरण किया था अपन ने कोलाइडी बिलियन का, उस समय बताया था। तो ये सोने का कोलाइडी बिलियन है, इसको कह सकते हैं AU का सॉल है। कितने ml है? 10 ml। ढंग से सुनो, परिभाषा की भूमिका बना रहा हूं मैं। तो ये एक सोने का कोलाइडी बिलियन है 10 ml, ठीक है। इसमें 10% सांद्रता का NaCl का, किसका बोला मैंने? इसमें 10% सांद्रता का NaCl का 1 ml बिलियन अगर आप मिलाते हो, दोबारा सुन लो, इसमें 10% सांद्रता का NaCl का 1 ml बिलियन मिलाते हो। यहाँ तक क्लियर है? ये सोने का 10 ml सॉल है, इसमें NaCl का बिलियन। अच्छा एक बात बताओ, जो सोने का सॉल होता है ये द्रव स्नेही होता है कि द्रव विरोधी कोलाइडी बिलियन होता है? अगर आप ईमानदारी से चैप्टर पढ़ रहे हो तो समझ जाओगे। मैंने कहा था उस समय, गोंद, स्टार्च, जिलेटिन आदि के कोलाइडी बिलियन जो होते हैं ये तो होते हैं दोस्तों द्रव स्नेही। धातु के, अधातु के, धातु सल्फाइड के आदि के कोलाइडी बिलियन होते हैं द्रव विरोधी। तो ये सोने का सॉल है जो द्रव विरोधी कोलाइडी बिलियन है। क्लियर? अगर ये मैं इसमें 10% सांद्रता का, ये 10% कौन सी सांद्रता है? W/B, कभी पढ़ाई थी सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। 10% सांद्रता का अगर इसमें NaCl का 1 ml बिलियन मिलाएं, मतलब इस द्रव विरोधी कोलाइडी बिलियन में मैं क्या मिला रहा हूं? 10% सांद्रता का NaCl का 1 ml बिलियन। तो ये NaCl जो है ये वैद्युत अपघट्ट है। मतलब एक तरह से कोलाइडी बिलियन में वैद्युत अपघट्ट मिलाया जा रहा है। सही है? जब इस 10 ml सोने के सॉल में, 10 ml सोने के सॉल में हम 10% NaCl, 10% सांद्रता का NaCl का 1 ml बिलियन मिलाते हैं तो इस कोलाइडी बिलियन का स्कंदन हो जाता है। आपको पता ही है कोलाइडी बिलियन में अगर हम वैद्युत अपघट्ट मिलाएं तो उसका स्कंदन हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ तक तो क्लियर है आपको? क्या कहा मैंने? जो ये सोने का कोलाइडी बिलियन है 10 ml, इसमें अगर 10% सांद्रता का NaCl का 1 ml बिलियन मिलाया जाए तो इस कोलाइडी बिलियन का स्कंदन हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। अब क्या करना है हमको? इसमें हमने द्रव स्नेही कोलाइडी बिलियन मिलाया, मतलब रक्षक कोलाइड मिलाया। द्रव स्नेही कोलाइडी बिलियन को हम रक्षक कोलाइड कह सकते हैं। रक्षक कोलाइड मिलाया भाई इसमें, और रक्षक कोलाइड आपको इतना मिलाना है कि सोने के सॉल का इसके द्वारा अवक्षेपण बंद हो जाए। भाई रक्षक कोलाइड क्या करेगा? एक बार बताओ, ये सोने का कोलाइडी बिलियन है, अगर इसमें रक्षक कोलाइड मिलाओगे तो ये कोलाइडी कणों के चारों ओर एक रक्षक परत का निर्माण करेगा जिससे इसका स्कंदन आसानी से नहीं होगा। मतलब आपको रक्षक कोलाइड इसमें मिलाना है सोने के सॉल में, उसके बाद ये 10% सांद्रता का NaCl का 1 ml बिलियन डालना है। रक्षक कोलाइड उतना मिलाना है कि इसके द्वारा इसका स्कंदन नहीं हो। तो जितना आप रक्षक कोलाइड काम में लोगे, मान लो मैं इसमें 1 मिलीग्राम रक्षक कोलाइड मिलाता हूं
तब भी इसके द्वारा इसका स्कंदन हो जाता है। और मैं अब क्या करता हूं, इसमें 2 मिलीग्राम रक्षक कोलाइड मिलाता हूं तो इसके द्वारा इसका स्कंदन नहीं होता। मतलब 2 मिलीग्राम रक्षक कोलाइड मिलाने पर सोने के सोल का 10% सांद्रता के NaCl के 1 ml बिलियन द्वारा स्कंदन नहीं होता। तो रक्षक कोलाइड की मिलीग्राम में यह मात्रा क्या कहलाएगी? स्वर्ण संख्या। सॉल्ट में समझो, बड़ी कठिन डेफिनेशन है, पेपर में पूछी जाती है, लड़कों की हवा निकल जाती है क्योंकि समझते नहीं है, रटते हैं परिभाषा को। समझो, रक्षक कोलाइड क्या है, वो स्वर्ण संख्या क्या है? रक्षक कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा है। क्लियर करो, स्वर्ण संख्या क्या है, पहले तो ये क्लियर कर लो। रक्षक कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा है और वह मात्रा है जिसे सोने के सोल में मिलाने पर इसका 10% सांद्रता के NaCl के 1 ml बिलियन द्वारा स्कंदन नहीं होता है। दोबारा सुन लो, स्वर्ण संख्या क्या है? रक्षक कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है जिसे सोने के 10 ml सोल में मिलाने पर इसका 10% सांद्रता के NaCl के 1 ml बिलियन द्वारा स्कंदन नहीं होता है। ठीक है, तो यही की यही परिभाषा हम लिख सकते हैं। समझो, चलो लिखते हैं। स्वर्ण संख्या क्या है? रक्षक कोलाइड की किसमें मात्रा? मिलीग्राम mg में वह मात्रा, रक्षक कोलाइड की mg में मिलीग्राम में वह मात्रा जिसे सोने के कितने सोल में? 10 ml सोल में मिलाने पर, सोने के 10 ml सोल में मिलाने पर इसका, इस सोने के सोल का 10% सांद्रता के NaCl के 1 ml बिलियन द्वारा स्कंदन न हो, 1 ml बिलियन द्वारा स्कंदन न हो, कोमा स्वर्ण संख्या कहलाती है। बुद्धि से समझ लो, स्वर्ण संख्या रक्षक कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है जिसे 10 ml सोने के सोल में मिलाने पर इसका 10% सांद्रता के NaCl के 1 ml बिलियन द्वारा स्कंदन ना हो। क्लियर? अच्छा, एक बात बताओ मुझे सोच करके, स्वर्ण संख्या कम होने पर रक्षक कोलाइड बढ़िया होगा। मान लो एक रक्षक कोलाइड ऐसा है जिसको 50 मिलीग्राम मिलाने पर इसके द्वारा स्कंदन नहीं होता है, और दूसरा रक्षक कोलाइड ऐसा है जिसको मात्र 1 मिलीग्राम मिलाने पर इसके द्वारा इसका स्कंदन नहीं होता है। तो कौन सा रक्षक कोलाइड बढ़िया है? जिसकी स्वर्ण संख्या कम हो, मतलब जो स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में मात्रा है, जिसकी स्वर्ण संख्या कम है, मतलब जो कम मिलीग्राम काम में आ रहा है, उसकी रक्षण क्षमता ज्यादा है, मतलब वो कोलाइड बिलियन को आसानी से स्कंदन नहीं होने देता, उसकी पावर ज्यादा है। बात को समझने की कोशिश कर रहे हो तो मैं एक बात और कह सकता हूं, स्वर्ण संख्या जो है, या यूं कहूं रक्षण क्षमता जो है, कि किसकी रक्षण क्षमता? रक्षक कोलाइड की रक्षण क्षमता है जो है वो स्वर्ण संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब किसी रक्षक कोलाइड की स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी उसकी पावर, उसकी रक्षण क्षमता उतनी ज्यादा होगी। अरे एक की स्वर्ण संख्या 1 मिलीग्राम है और एक की 100 मिलीग्राम है। अरे जो 1 मिलीग्राम मिलाने पर ही कोलाइड बिलियन को स्कंदन नहीं होने दे रहा है सोने के को, तो उसकी रक्षण क्षमता ज्यादा हुई। स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी रक्षण क्षमता उतनी ज्यादा होगी। एक बात और याद रख लेना, यहाँ पर जो जिलेटिन होता है उसकी स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। जिलेटिन
याद रख लेना कि स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, या ऐसे कह लो कि जिलेटिन का जो कोलाइडी विलयन है उसकी स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। वो थोड़ा सा मिलाना पड़ता है और कोलाइडी विलयन का स्कंदन नहीं होने देता, उसकी रक्षा करता है। बात को सुन लो, ढंग से समझ लो। बहुत ही शानदार पर टफ डेफिनेशन। पोज करें, नोट करें, याद होनी चाहिए। अब नोट कर लो पोज करके। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, छोटे छोटे से टॉपिक चल रहे हैं। रक्षक कोलाइड पढ़ा हमने, स्वर्ण संख्या पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे एमल्सन या पायस के बारे में। चैप्टर के लास्ट में हैं हम, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान से पढ़ लेना। अब पढ़ते हैं एमल्सन या पायस के बारे में कि ये क्या होता है। एमल्सन या पायस आपको पता ही होगा। वैसे तो एमल्सन क्या होता है, एमल्सन को पायस भी कहते हैं। एमल्सन या पायस जो है ये द्रव द्रव कोलाइडी विलयन है, अर्थात ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव हो, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव हो, एमल्सन कहलाता है। पहले बताया था मैंने कोलाइडी विलयन के नाम बताए थे, ठोसोल, सोल, ध्यान आ रहा हो, ठोसोल, सोल, एरोसोल, एमल्सन, ध्यान आ रहा हो। तो एमल्सन क्या है, द्रव द्रव कोलाइडी विलयन है, अर्थात एमल्सन में परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव होता है। तो यही लिखता हूं, यहीं से स्टार्ट करता हूं। एमल्सन द्रव द्रव कोलाइडी विलयन है, इसका मतलब समझ जाओ। आगे जो द्रव लिख रहा है ये तो किसकी बात कर रहा है, परिक्षिप्त प्रावस्था की। एमल्सन द्रव द्रव कोलाइडी विलयन है। क्लियर, आगे लिख सकते हो, अर्थात एमल्सन में परिक्षिप्त व प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में होते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में होते हैं। दोनों द्रव अवस्था में होते हैं। तो एमल्सन जो है ये द्रव द्रव कोलाइडी विलयन है, इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं। अब आगे सुनो बेटा, एमल्सन दो प्रकार के होते हैं। सुन रहे हो मेरी बात को, मैंने स्टार लगा के लिख रहा हूं। एमल्सन कितने प्रकार के होते हैं या पायस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ढंग से एक एक शब्द को सुनो। एमल्सन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं, नंबर एक, W/O प्रकार के। इसका मतलब क्या है, और दूसरे होते हैं O/W प्रकार के। देखो इसमें एक खड़े डंडे का मतलब लगाओ N, मतलब W वाटर, N ऑयल प्रकार के। वाटर इन ऑयल मतलब इन में परिक्षिप्त प्रावस्था, जो आगे लिख रहा है वो होगा परिक्षिप्त प्रावस्था। वाटर, वाटर मतलब द्रव, परिक्षिप्त प्रावस्था वाटर मतलब जल। व परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम ओ मतलब ऑयल, तेल होता है। तो ये याद रखो, WO प्रकार के। आगे जो लिख रहा है वो परिक्षिप्त प्रावस्था है, WO प्रकार के। मतलब इनमें परिक्षिप्त प्रावस्था तो वाटर जल, वह परिक्षेपण माध्यम तेल होता है।
मतलब इनमें ज्यादा कौन है? तेल। परिक्षेपण माध्यम कोलाइडी विलयन का वह घटक है जो अधिक मात्रा में होता है। इनमें परिक्षेपण माध्यम तेल है, तो इन्हें हम तेलीय पायस भी कहते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? तेलीय पायस भी कहते हैं इन कोलाइडी विलयनों को या इन एमल्सनों को। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मक्खन। मक्खन को सुनकर के कईयों के दिक्कत आ जाएगी। मक्खन जो है ठोस द्रव कोलाइडी विलयन है? मतलब मक्खन में उल्टा बोल गया मैं, द्रव ठोस। अरे नो सोच लो, मैंने कहीं पहले मक्खन पहले भी एग्जाम्पल बताया था। इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव व परिक्षेपण माध्यम ठोस बताया था, है? परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम क्या बताया था? ठोस। अच्छा, मक्खन को जरूरी थोड़ी है सॉलिड फॉर्म में हो। मक्खन अगर सॉलिड फॉर्म में है तो इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव व परिक्षेपण माध्यम ठोस है। पर अगर मक्खन पिघला हुआ है तो इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था जल व परिक्षेपण माध्यम ऑयल है, पिघल गया तो मक्खन एमल्सन का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये मक्खन है। और कोल्ड क्रीम सर्दियों में लगाने के काम आती है। एग्जाम्पल डायरेक्ट याद रखो, मूड मत खाओ। WO प्रकार के एमल्सन के एग्जाम्पल है मक्खन और कोल्ड क्रीम, और दूसरा है OW प्रकार के। इसमें उल्टा कर दो, O आगे है तो परिक्षिप्त प्रावस्था कौन है? इनमें ऑयल लिख सकते हैं। इनमें परिक्षिप्त प्रावस्था, समझ के पढ़ो, इनमें परिक्षिप्त प्रावस्था तेल ऑयल व परिक्षेपण माध्यम जल होता है। मतलब इनमें ज्यादा कौन है? पानी। परिक्षेपण माध्यम जल होता है। और इसको क्या भी बोलते हैं? जलीय पायस भी। इन्हें जलीय पायस भी कहते हैं। जलीय पायस भी कहते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके एग्जाम्पल कौन है? इसके एग्जाम्पल हैं दूध। देखो, दूध में पानी ज्यादा होता है, ठीक है, जल अधिक और ऑयल कम। ऑयल मतलब फैट, ऑयल कम। तो दूध, और एक कोई क्रीम है वेनिशिंग क्रीम, ये डायरेक्ट याद रख लो। वेनिशिंग क्रीम, ये दूध से जो क्रीम निकाली जाती है उसकी बात कर रहा है। ये दूध से जो क्रीम खींच लेते हैं ना अपन, उसकी। और दूध और जो वेनिशिंग क्रीम है, ये दोनों ही OW प्रकार के एमल्सन हैं। तो याद करने की कोशिश करो, ऐसा कुछ कठिन नहीं है। दोबारा सुन लो दोस्तों, जो इमल्सन है वो द्रव कोलाइडी विलयन है। मतलब इनमें परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होता है। ये दो प्रकार के हैं, एक WO प्रकार के। अब W आगे आ रहा है तो समझ जाओ। इनमें परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव, परिक्षेपण माध्यम ऑयल। परिक्षिप्त प्रावस्था वाटर और परिक्षेपण माध्यम ऑयल। परिक्षेपण माध्यम ऑयल, तो इन्हें क्या बोलते हैं? तेलीय पायस। एग्जाम्पल याद कर लो, कोल्ड क्रीम और मक्खन। एक OW प्रकार के, इनमें परिक्षिप्त प्रावस्था ऑयल और परिक्षेपण माध्यम वाटर। परिक्षेपण माध्यम वाटर, तो इन्हें जलीय पायस भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं दूध और वेनिशिंग क्रीम। याद करो, चैप्टर के लास्ट में है। थोड़े से ऊटपटांग टॉपिक हैं पर इतना कठिन नहीं है, कोशिश करोगे याद हो जाएंगे। वीडियो को पॉज करो, नोट करो। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं एमल्सनों के विभेद की विधियां। अब एक वीडियो और बना करके इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे।
बड़ा लेंथी, बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है। अब हम पढ़ते हैं एमल्सन के विभेद की विधियां। विभेद की विधियां, इसका मतलब क्या है? आप आपने पढ़ा कि एमल्सन दो प्रकार के हैं दोस्तों, पढ़ा ना? एक जलीय पायस और एक तेलीय पायस। जलीय पायस में जल ज़्यादा मतलब परिक्षेपण माध्यम जल, और तेलीय पायस में तेल ज़्यादा मतलब परिक्षेपण माध्यम तेल। आपको दो तरह के दे दिए एमल्सन, एक जलीय पायस और एक तेलीय पायस। अब इन्हें विभेद कैसे करोगे, अंतर कैसे करोगे, इनमें पहचान कैसे करोगे तुम? समझ गए? तो पहली विधि पढ़ेंगे चालकता विधि। बड़े ध्यान से समझ लेना, आराम से समझ में आ जाएगा अगर समझ के पढ़ोगे तो विभेद की विधि है एक चालकता विधि। देखो, तेल विद्युत का कुचालक होता है और जल चालक होता है। अब आप बताइए मुझे, जलीय पायस, खुद का दिमाग लगाओ, और तेलीय पायस में से किसकी चालकता अधिक होगी? जलीय पायस की। जलीय पायस में जल ज्यादा है और तेलीय पायस में जल कम है। तेलीय पायस में तेल ज्यादा है, परिक्षेपण माध्यम कौन है? तेल। तो जलीय पायस और तेलीय पायस में किसकी चालकता अधिक होगी? जलीय पायस की, इसको में जल अधिक है। तो सिंपल, दो आपको पायस दे दिए जाएं, जिसकी चालकता अधिक मिले वो जलीय पायस है। ठीक है, तो मैं इसमें लिख सकता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं, एक लाइन में लिख देता हूं, फालतू बकवास है इसलिए। जलीय पायस की चालकता तेलीय पायस से अधिक होती है। तेलीय पायस से अधिक होती है। अतः चालकता के आधार पर इनमें विभेद कर सकते हैं। चालकता के आधार पर इनमें विभेद कर सकते हैं। विभेद कर सकते हैं। सही है? अच्छा, सिंपल सी विधि है, कोई कठिन नहीं है, ढंग से पढ़ेगा तो। दूसरी श्यानता विधि। श्यानता मतलब गाढ़ापन। सीधी सी बात है, तुम बताओ खुद ही, तेल और जल में कौन गाढ़ा? तेल गाढ़ा। अब मैं तुमसे पूछूं, जलीय पायस और तेलीय पायस में किसकी श्यानता अधिक, मतलब किसका गाढ़ापन अधिक होगा? तेलीय पायस का है ना, उसमें तेल ज्यादा है, और जलीय पायस में तेल क्या है? कम। तो मेरी बात समझ गए होंगे। तेलीय पायस की श्यानता, श्यानता मतलब गाढ़ापन, तेलीय पायस की श्यानता जलीय पायस से अधिक होती है। जलीय पायस से अधिक होती है। अतः श्यानता के आधार पर इनमें विभेद कर सकते हैं। जिसकी श्यानता अधिक, जिसका गाढ़ापन अधिक, वो तेलीय पायस। श्यानता के आधार पर इनमें विभेद कर सकते हैं। तो बड़ी सी सिंपल दोनों विधि, कोई कठिन नहीं है, बुद्धि से समझ रहा है तो बहुत सरल है। क्लियर? तीसरी विधि दोस्तों, नंबर 3, बड़े ध्यान से देखोगे। तीसरी है सूचक विधि। दोस्तों, इस विधि में सूचक वो सूचक रंगीन पदार्थ होते हैं जो रंग देते हैं। अरे हमें सूचना कब मिलेगी? जब रंग आएगा। तो सूचक वे पदार्थ हैं जो रंग प्रदर्शित करके सूचना देते हैं। इस विधि में सूचक विधि जो है, इस विधि में ऐसे सूचक काम में लेते हैं। सूचक विधि में सूचक काम में लेते हैं, मतलब रंगीन पदार्थ। इस विधि में ऐसे सूचक काम में लेते हैं
लेते हैं जो जल में विलय होते हैं, जल में नहीं, तेल में विलय होते हैं। किस में विलय होते हैं? तेल में विलय होते हैं। जैसे सूडान, ठीक है, और एक तो है सूडान और एक है फ्यूरेसिन। एक सूडान थर्ड सूचक का नाम है और एक है फ्यूरेसिन। ये दोनों ही सूचक ऐसे हैं, ये मतलब रंग प्रदान, रंग दर्शाने वाले पदार्थ हैं। ये दोनों ही सूडान थर्ड और फ्यूरेसिन ऐसे पदार्थ हैं जो तेल में विलय होते हैं और जल में अविलय होते हैं। अब एक बात बताइए, आपके पास दो तरह के एमल्सन हैं, तेलीय पायस और जलीय पायस। दोनों में तेल है, हाँ। किस में तेल ज़्यादा है? तेलीय पायस में। किस में तेल कम है? जलीय पायस में। तो एक बात बताओ, ये सूचक किस में अधिक घुलेंगे, किस में अधिक विलय होंगे? लड़के कह रहा है कि ये सूचक ऐसे हैं जो तेल में घुलते हैं और तेल जो है ये तेलीय पायस में अधिक है, तो ये सूचक तेलीय पायस में अधिक विलय होंगे क्योंकि ये तेल में विलय होते हैं, ऐसे सूचक हैं। और जलीय पायस में कम घुलेंगे। क्यों कम घुलेंगे? इनकी कम मात्रा घुलेगी। क्यों घुलेगी कम मात्रा? क्योंकि उसमें तेल कम है। तो ये सूचक तेलीय पायस में अधिक विलय होते हैं और जलीय पायस में कम विलय होते हैं। क्यों? क्योंकि जलीय पायस में तेल कम है। तो ये तेलीय पायस में जब ज्यादा घुलते हैं तो गहरा रंग देते हैं। अरे रंग ज्यादा घोलेंगे तो गहरा आएगा और रंग कम घोलेंगे तो हल्का आएगा। पानी में मैं थोड़ा सा रंग गेरूं और पानी में ज्यादा रंग गेरूं। समझ गए मेरी बात? नहीं समझ में आई? मतलब ये सूचक जो है, अगर इसको आप तेलीय पायस में घोलोगे तो वहां तेल ज्यादा है, ये ज्यादा घुलेंगे, गहरा रंग देंगे। और जलीय पायस में घोलोगे तो वहां तेल कम है, कम घुलेंगे, कम हल्का रंग देंगे। तो बताओ, इस विधि से भी दोनों में विभेद कर सकते हैं ना, जलीय पायस और तेलीय पायस में। तो इसको भी लिख सकते हैं, ये सूचक तेलीय पायस में, कौन से पायस में? तेलीय पायस में अधिक विलय होने के कारण, अधिक घुलने के कारण, अधिक विलय होने के कारण गहरा रंग देते हैं। गहरा रंग देते हैं, जबकि जलीय पायस में कम विलय होने के कारण, कम घुलने के कारण, होने के कारण हल्का रंग देते हैं। तो आप बताओ, इन सूचकों की सहायता से या इस सूचक विधि की सहायता से भी दोनों प्रकार के पायसों में भेद कर सकते हैं आसानी से। अगर गहरा रंग आया तो तेलीय पायस, हल्का रंग आया तो जलीय पायस। और एक लास्ट विधि और है, तनुता विधि नंबर 4। इसको भी ढंग से समझ लो, तनुता विधि। ठीक है। अच्छा, एक स्लाइड लेनी है। स्लाइड मतलब कांच की पट्टिका। ठीक है, एक कांच की पट्टिका पर दोनों पायसों में से एक एक बूंद डालनी है। जैसे ये कांच की पट्टिका है, इस पर दोनों पायसों में से एक एक बूंद डाल देनी है, जलीय पायस में से और तेलीय पायस में से, और सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करना है। ठीक है। अब इन दोनों बूंदों में एक एक बूंद पानी की डालनी है, एक बूंद इसमें पानी की और एक बूंद इसमें। तो जलीय पायस जो होता है उसमें पहले से ही पानी ज्यादा है, जलीय पायस में जली तो ज्यादा है और उसमें आप पानी और मिला रहे हो, मतलब उसमें बहुत ज्यादा तनु कर रहे हो उसे। तो जलीय पायस जो है वो समांगी मिश्रण बन जाएगा। कोलाइडी विलयन है अब तक तो ये, जब तक पानी नहीं मिलाऊंगा इमल्सन क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन। पर जो जलीय पायस है
जैसे ये बूंद तो है जलीय पायस की, अगर इसमें एक बूंद पानी की डाली जाए तो जलीय पायस समांगी मिश्रण बना लेगा, जबकि तेलीय पायस समांगी मिश्रण नहीं बनाएगा, जिसको हम किससे देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी से, और विभेद कर सकते हैं। दोबारा सुनो, इधर समझते हुए देखो। देखो दोनों पायस हों, दो पायस है ना, कि एक एक बूंद, कितनी बूंद? एक एक बूंद किस पर डालकर? किस पर डालकर? पट्टिका पर डालकर। पट्टिका समझ गए ना, कांच की पट्टिका पर डालकर सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी के बिना हमें दिखेगा नहीं समांगी मिश्रण बन रहा है कि विषमांगी बन रहा है। सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते हैं, ढंग से देख लो, सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते हैं। क्लियर? हाँ, यदि आगे लिखते हैं, दोनों पायसों में क्या डालते हैं? दोनों बूंदों में, दो बूंद पड़ी है ना पट्टिका पर, दोनों बूंदों में एक एक बूंद जल की मिलाते हैं। एक एक बूंद किसकी मिलाते हैं? जल की। एक एक बूंद जल की मिलाते हैं। क्लियर? दोनों पायसों में एक एक बूंद जल की मिलाते हैं। तो क्या होगा? जो जलीय पायस है उसमें जल पहले ही ज्यादा है, आपको पता ही है जलीय पायस में क्या ज्यादा है? जल। और जब जल पहले ही ज्यादा है तो और उसमें एक बूंद पानी डल गया तो जलीय पायस कैसा मिश्रण बना लेता है? समांगी मिश्रण। तो लास्ट में लिख देता हूं मैं, जलीय पायस, दिख तो रहा है ना, समांगी मिश्रण बना लेता है। बना लेता है। जलीय पायस समांगी मिश्रण बना लेता है, जबकि तेलीय पायस नहीं। तेलीय पायस समांगी मिश्रण नहीं बनाता, वो विषमांगी ही रहता है। तो इस विधि से भी हम विभेद कर सकते हैं। तो देखो, सिंपल सी 4 विधि बताई, एक बार समझना, पीछे लिखना। पहली विधि कौन सी बताई? चालकता विधि, बड़ी सरल, खुद ही सोचो, मत देखो, मत देखो, विभेद की विधियां हैं। मुझे खुद बताओ, जलीय पायस और तेलीय पायस में किसकी चालकता दिखोगी? जलीय पायस की। जिसकी चालकता अधिक है वो जलीय पायस है, क्योंकि जल विद्युत का चालक है। दूसरी श्यानता विधि, बताओ गाढ़ापन किसका ज्यादा है? तेल का। तो तेलीय पायस का गाढ़ापन जलीय पायस से अधिक होगा। अच्छा, सूचक विधि, इस विधि में कैसे सूचक काम में लेंगे? जो तेल में मिले हैं, सूडान, थर्ड, फ्यूरेसिन। जब ये सूचक तेल में मिले हैं, ऐसे आप काम में ले रहे हो, तो ये सूचक तेलीय पायस में ज्यादा घुलेंगे, क्योंकि तेलीय पायस में तेल ज्यादा है, और जलीय पायस में कम घुलेंगे। तो तेलीय पायस में कैसा रंग देंगे? गहरा, और जलीय पायस में कैसा रंग आएगा? हल्का। तनुता विधि क्या करना है? कांच की पट्टिका पर दोनों पायसों की एक एक बूंद ले लेनी है, उसमें एक एक बूंद जल डाल देना है। सीधी सी बात है, जलीय पायस समांगी मिश्रण बना लेता है, जबकि तेलीय पायस नहीं बनाता है। क्लियर? नोट कर लो, एक लास्ट टॉपिक और है छोटा सा, उसको भी पढ़ ही लेते हैं, फटाफट नोट करो। लास्ट में पढ़ते हैं एक टॉपिक, इमल्सी कारक। ठीक है, क्या बोल रहा हूं? इमल्सी कारक।
देखो, जो बात को समझना, जो इमल्सन होता है स्थायी होता है। जैसे मान लो आपने ये पानी ले लिया, जल है, और जल में क्या है, ये तेल घुला हुआ है जल और तेल, जल में तेल, तो क्या होगा, ये इमल्सन है ना, ये बहुत कम अस्थायी होता है। नू समझ लो, इमल्सन बहुत कम अस्थायी होता है। ये तेल की बूंद सब आपस में जुड़ेंगी, और ये तेल की बूंद आपस में जुड़ जुड़ करके ऊपर आ जाएंगी और परत बना लेंगी, तो इमल्सन खत्म हो गया है। इमल्सन में क्या होता है, जो परिक्षिप्त परावस्था के कण हैं वो आपस में समूहित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जिससे इमल्सन नष्ट हो जाता है। अब तुमने सब्जी खाई है, सब्जी में तरी ऊपर आ जाती है ना, तरी ऊपर आ गई, इसका मतलब क्या है कि सभी तेल की बूंद जॉइंट हो गई, तो इमल्सन अस्थायी है। तो क्या करें, इमल्सन को स्थायी बनाने के लिए उसमें कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं। ये पदार्थ इनके चारों ओर एक लेयर बना लेते हैं, कोलाइडी कणों के चारों ओर, समझ गए, जिससे ये कोलाइडी कण समूहित नहीं होते हैं और इमल्सन अस्थायी से स्थायी हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इमल्सन को सिंपल सी याद रखो, एक लाइन में ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। इमल्सन को स्थायी बनाने वाले पदार्थ इमल्सी कारक कहलाते हैं। ठीक है, हम एक लाइन में लिखेंगे, इमल्सन को स्थायी बनाने वाले पदार्थ, ये पदार्थ इमल्स, समझ गए ना, क्या करते हैं, ये परिक्षिप्त परावस्था के जो कण हैं, जो बूंद हैं, उसके चारों ओर परत बना लेंगे, जिससे वो समूहित नहीं होंगे। इमल्सन को स्थायी बनाने वाले पदार्थ इमल्सी कारक कहलाते हैं। इमल्सी कारक कहलाते हैं। जैसे गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, समझ गए, जिलेटिन, क्लियर। ये याद रख लेना, आ जाए पेपर में इमल्सी कारक क्या होते हैं, कह देना इमल्सन को स्थायी बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ इमल्सी कारक। और लास्ट में एक टॉपिक और, इमल्सन के गुण, लास्ट टॉपिक आज का। ठीक है, कई लड़के सोच रहे चैप्टर का, एक टॉपिक और रह रहा है इमल्सन के अनुप्रयोग, वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इमल्सन के गुण, पहला गुण, इमल्सन में कोलाइडी कणों का आकार सॉल से अधिक होता है। ध्यान रखना, बड़े सिंपल है, आ जाए पेपर में इमल्सन के गुण बताइए। तो इमल्सन में जो कोलाइडी कण हैं, इमल्सन में भी होंगे, वो बड़े होंगे सॉल से। सॉल समझ गए, जिसमें परिक्षिप्त परावस्था द्रव और परिक्षिप्त परावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम द्रव हो, सोने का सॉल। तो इमल्सन में कोलाइडी कणों का आकार सॉल से अधिक होता है। दूसरी बात, इमल्सन कोई नई बात नहीं है, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति प्रदर्शित करते हैं। अरे करेंगे, इमल्सन का कोलाइडी विलयन ना आएगा, करेंगे, ये कोलाइडी विलयन के गुण तो हैं। तो इमल्सन टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति प्रदर्शित करते हैं। ये लो, कोई नई बात है का, करेंगे इनने, तो ये भी कोई नई बात ना है। नंबर 3, उसको लिख देना, जलीय पायस की चालकता, ये भी इसी में लिख दो क्योंकि बुक में लिखा हुआ है। जलीय पायस की चालकता तेलीय पायस से अधिक होती है। जानते हो नहीं जानते हो? अरे जलीय पायस में जल ज्यादा है, जलीय पायस की चालकता तेलीय पायस से अधिक होती है। नंबर 3, कोई नई चीज तो बताई ना है मैंने अब तक कोई भी। पहली बात जरूर नंबर 1 है जो बढ़िया बात है, ये अलग है। नंबर 4, तेलीय पायस की श्यानता जलीय पायस से अधिक होती है।
ये लो सवरने जाने, तुम पहली लाइन में जरूर नहीं आई है। तेलीय पायस की श्यानता जलीय पायस से अधिक होती है। क्लियर। और लास्ट में इमल्सन को गर्म करने पर, अगर आप इमल्सन को गर्म करते हो तो ढंग से सुन लेना, इमल्सन को गर्म करने पर कोमा इमल्सी कारक हटाने पर, तुम इमल्सी कारक को किसी तरह से हटा देते हो, इमल्सन में इमल्सी कारक काम में आएगा, जब भी तो इमल्सन स्थायी होगा, नहीं तो इमल्सन अस्थायी होता है। तो प्रत्येक इमल्सन में इमल्सी कारक काम आता है। इमल्सी कारक हटाने पर या वैद्युत अपघट्ट मिलाने पर, वैद्युत अपघट्ट समझ गए होंगे, मिलाने पर इमल्सन नष्ट हो जाता है। गलत तो नहीं कह रहा? इमल्सन नष्ट हो जाएगा, अस्थायी होता है इमल्सन। उसको स्थायी बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? इमल्सी कारक वगैरह। इमल्सन को गर्म करोगे तो इमल्सी कारक नष्ट हो जाएगा। इमल्सी कारक हटा दिया आपने, या वैद्युत अपघट्ट मिला दिया, वैद्युत अपघट्ट तो स्कंदन करता ही है, इमल्सन नष्ट हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल, ऐसी कोई खास बात है नहीं। पहले वीडियो को पॉज करो, फिर आपसे बात करते हैं। पॉज करके नोट कर लो। देवताओं क्या देख रहे हो मेरी तरफ? पॉज करके नोट करो। लिख लिया? तब दोस्तों इस चैप्टर में आगे सुन लो, एक इमल्सन के अनुप्रयोग पढ़ने हैं, ठीक है। एक दो वीडियो और बनाएंगे, अभी तो क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे इस चैप्टर के। आज की वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड मॉर्निंग।